अध्याय 4 देख रहे हैं, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। फॉरेस्ट, वन समाज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद यानी जो कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में बात करेंगे। यह समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम जब भी अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने भोजन के बारे में सोचते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, और सब में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, पक्षी, फॉरेस्ट ये आता है, रोल प्ले करता है। अब वन्य समाज और उपनिवेशवाद को पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जिस समय, क्योंकि हम हिस्ट्री देख रहे हैं, तो जब कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी हुई, फ्रेंच की कॉलोनी हुई, या फिर कहें डच की कॉलोनी हुई, हॉलैंड, नीदरलैंड्स, इनकी जो कॉलोनीज हैं, अलग अलग जगह इन्होंने राज किया या कॉलोनीज बनाई। जैसे हिंदुस्तान में ब्रिटेन का राज था, यूके का राज था। ऐसे कई जगह आप देखें, बर्मा चले जाएं तो बर्मा में किसी और का राज था, और अगर आप देखें कि इंडोनेशिया में चले जाएं तो पहले वहां पर डच का राज था, फिर उसके बाद जापानी आ गए। तो जिन्होंने कॉलोनीज बनाई, वहां की वन संपदा के साथ क्या हुआ, वहां के लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से लोगों ने उस चीज को लिया, उन्होंने जो कॉलोनीज वाले हैं या फिर जो यूरोपियंस हैं उन्होंने क्या तब्दीली की, इसके बारे में मेन चर्चा है। इसको आपको दिमाग में लेके चलना है कि इसके बारे में बात की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो किताब का कागज है, मेज कुर्सियां, आपकी दरवाजे खिड़कियां हो, या रंग लें आप, मसाले लें, या कोई भी टॉफी है आपके पास, उसको में जो सेलोफेन रैपर होता है, बीड़ियों के तेंदु पत्ते, शायद आप ये यूज ना करते हो, लेकिन वो तेंदु पत्ते से बनती है बीड़ियां, गोंद, शहद, कॉफी हो गई, चाय, रबड़, ये सारे कहां से आते हैं? ये जंगल से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। तो चॉकलेट में जो इस्तेमाल होता है साल का बीज, मतलब जो तेल इस्तेमाल होता है वो साल के बीज से निकलता है। खाल से जो चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक चर्म शोधक टैनिन, दवाओं के रूप में आप बहुत सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं। बांस हो गया, बांस जलावन की लकड़ी या जलाने के लिए लकड़ियां, घास हो गया, कच्चा कोयला हो गया, बहुत सारी पैकिंग के लिए जो इस हम इस्तेमाल करते हैं वस्तुएं, फल फूल हो गया, पशु पक्षी खास तौर पे, और बहुत सारी चीजें, यानी कि इन्यूमरेबल चीजें हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जंगल से बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। अमेज़न, ब्राजील के पास एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है पश्चिम घाट का, वहां पर एक ही टुकड़े पे 500 अलग अलग प्रजातियां आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि विविधता है, डिवर्सिटी है। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस दौर में जैसे 1700 से लेकर 1995 के बीच में 139 लाख वर्ग किलोमीटर, आप देखिए इसकी कितना बड़ा एरिया है। ये जंगल दुनिया के अगर कुल क्षेत्रफल का, यानी कि अगर 100 है क्षेत्रफल, तो उसका 9.3, करीबन 9% के करीब वो जो भाग है वो साफ कर दिया गया, हटा दिया गया। ये सब जंगल हटा दिए गए, किस लिए? खेतीबाड़ी के लिए, चरागाह के लिए, और ईंधन की लकड़ी के लिए। ये सारे साफ कर दिए गए। ये एक छत्तीसगढ़ का एक साल वन है। ऐसे बहुत सारे आप चित्र देखेंगे जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय क्या कैसा था। कि ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर कि अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग आकार के पौधे आपको मिलते हैं। अब इंसानी जरूरतों का कोई अंत तो है नहीं, तो वनों का विनाश, जो वन है या ये फॉरेस्ट है, जंगल है, उनके खत्म होने को, उनके लुप्त होने को हम कहते हैं वन विनाश। अब ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन है, यानी कि जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज ने अलग अलग देशों पे राज किया, औपनिवेश बनाए, उनके दौरान जो ये वन विनाश है बड़े व्यवस्थित ढंग से किया गया, बहुत ही प्लान तरीके से किया गया। सबसे पहले जमीन की बेहतरी। हिंदुस्तान की बात करें तो सन 1600 में हमारा जो पूरा भूभाग है उसके छठे हिस्से, यानी कि 1/6 पर खेती होती थी। अब ये जो आंकड़ा है आज क्या हो गया? आधे तक पहुंच गया, यानी कि आधे 1/2.5। अगर आप पूरा
ले लें अगर भाग, तो उसका आधा एरिया पे आपकी खेती होती है। अब हो ये रहा था कि पहले आबादी कम थी, आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ेगी तो खाद्य पदार्थ, क्योंकि सबको खाना खाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे किसान भी उन्होंने क्या किया कि अपने एरिया का या फिर किसानी का विस्तार किया। विस्तार किया तो कहां से करेंगे? अगर इस एरिया को विस्तार करना है तो ये पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। औपनिवेशिक काल में इस जो खेती है, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ी तो इसमें ज्यादा फैलाव आया। ये जो चित्र है इसमें आप ये बाइसन्स देख रहे हैं। बाइसन मतलब होता है ये अगर आप हमारे यहां से अपने यहां से कंपेयर करें तो जो गाय है और भैंस है, खासतौर पे भैंस जो है वो बाइसन, अगर आप यूरोप वगैरह में इस इलाकों में जाएं और खासतौर पे जो अमेरिका का इलाका है वहां पर आपको बाइसन के नाम से दिखते हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोकाता, जो अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, तो लकोता जो देशज अमेरिकी है, जो नेटिव अमेरिकी है, एक्चुअल जो वहां के मूल निवासी थे, आदिवासी समूह, जो इन बहुत बड़े विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे। अब देखिए, उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका, अमेजन जो है वो आपके साउथ अमेरिका में है, ऊपर नीचे ही है ये दोनों जो महाद्वीप है। अब इनका जो यहां पर बहुत विविधता थी। वे मक्का उगाते थे, ये जो बाइसन्स है उनका शिकार करते थे, जंगली पौधों की खोज करते थे। अब अंग्रेज आबादकारों ने, जो अंग्रेज थे जो आबादी को मैनेज कर रहे थे, उन्होंने ये जो बड़ा सा इलाका है उसमें खासतौर पे जो बाइसन जहां पर छूटे हुए, ये बहुत बड़ा इलाका जहां पर बाइसन छूटे, उनको बेकार समझा। उसके बाद हुआ क्या? इन बाइसनों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे। अब क्या वजह रही इसकी? पहला, एक एक करके इसको समझिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं खासतौर पे एग्जाम के लिए। सबसे पहले ये है कि अच्छा, अंग्रेजों की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर सभी औपनिवेशिक की बात आप समझिएगा, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। जो व्यावसायिक फसलें हैं, यानी कि जिनसे फायदा हो रहा है, जैसे पटसन हो गया, गन्ना, गेहूं, कपास, इसको प्रोत्साहन दिया गया कि भाई इसका उत्पादन किया जाए। दूसरा कारण यह है कि भाई आबादी बढ़ रही है, पेट भरना है सबका, और औद्योगिक, क्योंकि सबकी जरूरतें भी हैं और वो जरूरतें, औद्योगिक उत्पादन हो रहा है, कच्चे माल की जरूरत है। तो ये जो फसलें हैं, इसमें इन फसलों में तो गेहूं, कपास, गन्ना, इन सब में तो इजाफा हुआ ही हुआ। दूसरी बात ये थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो औपनिवेशिक सरकार है, उन्होंने ये माना कि ये जो जंगल है ये इनका कोई मतलब नहीं है, ये अनुत्पादक है। अब इससे क्या है कि जंगल पड़े हुए, जमीन पड़ी हुई, ये बेकार है, ना तो इनसे कोई राजस्व मिल रहा है, ना कोई इनसे कृषि उत्पाद पैदा किया जा रहा है, ना तो राज्य की आय में कोई बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण से 1880 से 1920 के बीच में जो खेती वाली जमीन है उसमें, उसके क्षेत्रफल में, एरिया में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, किसी भी जगह जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसको हम मानते तो ये है कि विकास का सूचक है, लेकिन ये समझिए कि जमीन को जोतने से पहले हमको जितनी भी जमीन जोती जा रही है वो कहां से आ रही है? वो जंगलों से आ रही है। एक बहुत बड़ी चीज आई जब रेलवे बढ़ी, क्योंकि अब देखिए रेलवे का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। खास तौर पे हम तो ये समझते हैं कि हम रेलवे से इधर उधर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्राइट जो है, यानी कि जो कच्चा माल पहुंचता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, वो रेलवे की तरफ से पहुंचता है। अब ये एक स्लीपर की बात हम करेंगे। रेल की पटरी के आसपास जो लकड़ी के तख्ते आपने देखे होंगे, जो पटरियों को उनकी जगह से हिलने नहीं देते, रोक के रखते हैं। अगर मैं इस तरीके से बताऊं आपको कि ये आपकी पटरी, रेल लाइन पटरियां जा रही है, ये रेल है, ये लोहे की होती है, यहां पर आप लकड़ी के जो पटरियां बनाते हैं, और ये लकड़ी की पटरियां जो है ये बहुत जरूरी है, और यहाँ पर गिट्टियां भी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इतनी तेज और इतनी सारी रेलें निकल रही है, ट्रेन निकल रही है, ये पटरी तो खड़ जाएगी। तो इसीलिए जो स्लीपर है, पटरी पर जो स्लीपर है, लकड़ी का तख्ता होता है एक तरीके से, या फिर कहेंगे स्लैब होता है, ये बहुत जरूरी होता है। ये अगर मैं से आपको समझा पाऊं तो ये सिंह भूमि के जो जंगल है उसमें साल के तनों से जो स्लीपर है उसका निर्माण हो रहा है। छोटा नागपुर का चित्र है ये, मई 1897 का।
अब इसमें देखिए बड़ी विडंबना है कि ये पेड़ों को काटने के लिए, पटरे बनाने के लिए आदिवासियों को जरूर लोग नियुक्त करते थे, यानी जो औपनिवेशिक लोग हैं, लेकिन वो अगर घर बनाने के लिए लकड़ी काटना चाहे तो उसके लिए अनुमति नहीं थी। अब जब शुरुआत हुई 19वीं सदी की, तो इंग्लैंड में बलूत, ओक भी एक तरीके का पेड़ होता है, उसके जंगल खत्म हो गए। अब जो शाही नौसेना है उनको लकड़ी कहां से मिलेगी? मजबूत और टिकाऊ लकड़ी चाहिए, क्योंकि जहाज बनाने हैं। वो जहाज नहीं रहेगा तो कॉलोनीज कैसे एक तरीके से इंटैक्ट रह पाएंगी? तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते ये हिंदुस्तान की वन संपदा को, जो हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, उसको देखने के लिए भेजे गए। और एक दशक के भीतर, मतलब 10 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ कटे और लकड़ी यहां से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर वो यूके, ब्रिटेन जाने लगी। अब यहां पर रेलवे लाइनें, जैसे मैंने कहा, रेलवे लाइनें का प्रसार हुआ तो यहां पर लकड़ी की मांग शुरू हो गई। खासतौर पे जो शाही सेना आ रही जा रही है, शाही या औपनिवेशिक लोग आ रहे जा रहे हैं, उनके लिए रेलवे लाइनें चाहिए थी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्लीपर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि केवल एक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर के लिए 1760 से 2000, करीबन 2000 मान लीजिए आप, 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। 2000 स्लीपर, यानी आप कितने पेड़ काट रहे हैं केवल 1 किलोमीटर के लिए, 1.6 किलोमीटर के लिए, 1.5 किलोमीटर के लिए, 1 माइल के लिए। तो जब रेलवे लाइनें, क्योंकि हिंदुस्तान में रेलवे लाइनें किसने डाली? अंग्रेजों ने डाली। तो 1860 के दशक में बड़ा जबरदस्त फैला, और 1890 तक आते आते 30 साल तक 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। और अगर आप 1946 की बात करें तो फिर तो 7,65,000 किलोमीटर तक ये बढ़ चुका था। बहुत पेड़ काटे गए। अगर अकेले मद्रास की बात करें तो 1850 में 35,000 पेड़ जो स्लीपर बनाने के लिए, लकड़ियों के पट्टे जो रेलवे लाइन में लगाने, उसके लिए काटे गए। इसके लिए क्या किया गया? सरकार ने जो निजी ठेकेदार है, प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया काम, और उन्होंने जबरदस्त पेड़ काटे। एक ये चित्र है यहाँ पर, ये जो बांस के बेड़े हैं कौलसंग नदी से बहकर ये जा रहे हैं, चिटगांव का ये चित्र है। यहाँ पर हाथी ये काम कर रहे हैं, लकड़ियां उठा रहे हैं। रंगून जो है वो यांगोन है, आज रंगून यांगोन है, ये बर्मा में है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर भी लकड़ियों के लिए बड़ा जम के प्रयोग, वहां भी लकड़ी के पाइस देख रहे हैं, लकड़ियां काटी गई। जहां जहां औपनिवेशिक लोग गए उन्होंने ये किया। और चित्र देखिएगा, यहाँ पे चित्रण ये है कि सबसे पहले क्या करते थे, ये लठ ले जाता हुआ आपको वो दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है। यहाँ पर ईंधन के लिए लकड़ियां औरतें जमा कर रही हैं। अब देखेंगे हम इनको कितनी दिक्कत हुई, अभी आगे आएगा, कि जो लोग इस जगह के नेटिव्स हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही। होता यह था कि जब ये लकड़ियां काटनी होती थी तो पहले तो उस जगह का सर्वेक्षण होता था कि हाँ यहाँ की लकड़ियां ठीक है। उसके बाद वन विभाग क्या करेंगे कि एक रोड बनाएंगे, और वो जो रोड है, क्योंकि ट्रक भी पहुंचना है, लकड़ियां लेके कैसे आएंगे वापस, तो ऐसे बहुत सारे ट्रक गए और बहुत जबरदस्त पेड़ों का विनाश हुआ, जंगल का विनाश हुआ। अब हुआ ये कि कुछ स्पेशल चीजें, जैसे यूरोप में खास तौर पे, बागान की बात कर रहा हूं मैं, चाय है, कॉफी है, रबड़, इसकी मांग बड़ी जबरदस्त हो गई। लोग कॉफी पीते थे, चाय का भी एक तरीके से लोगों को चस्का हो गया। ये चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वनों को हटाओ और बागान लगाओ। बागान यानी कि अभी मैं इसका पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। तो जो औपनिवेशिक सरकार है, कॉलोनियल सरकार है, उन्होंने क्या किया कि बहुत ये जंगल को कब्जे में ले लिया, और जो बागान मालिक है उनको ये दे दिया, और बाकायदा बाड़े लगाए गए, यानी कि घेराबंदी की गई, और चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। ये एक चित्र आप देख पा रहे हैं, ये प्लेजर ब्रांड टी है, उस समय बड़ी फेमस थी। ये लंदन और ग्लासगो, ये यूके, ब्रिटेन की बात करें। थोड़ा सा यहाँ पर चित्र लाइट है, लेकिन ये बागान दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब
व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हुई। व्यावसायिक का मतलब ये होता है जिसमें ट्रेड इन्वॉल्व, बिजनेस इन्वॉल्व। तो ऐसी वानिकी या ऐसी फॉरेस्ट्री जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, गेन प्रॉफिट इन्वॉल्व। अब जहाज के लिए, रेल की पटरियों के लिए किस चीज की जरूरत थी? लकड़ियों की जरूरत थी। अब हो ये रहा था कि अगर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्थानीय लोग तो है ही वहां पर, जो लोग वहां पर नेटिव्स है वो कहां जाएंगे? वो अपना, वो कैसे काम करते हैं, अपना कैसे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं? जंगलों से करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर ये स्थानीय लोगों को अगर जंगल का उपयोग करने दिया जाए तो फिर तो ये इसको खत्म करेंगे। उसलिए उन्होंने क्या किया कि ड्राइटिच ब्रैंडिस, एक जर्मन विशेषज्ञ है, उनको बुलाया, मशवरा लिया उनसे, और पहला उनको वन महानिदेशक यानी कि एक सबसे बड़ा अधिकारी इनको नियुक्त किया। कौन साहब थे ये? जर्मनी से बुलाए गए थे डाइट्रिच ब्रैंडिस। अब ब्रैंडिस साहब यहां पर आए तो यहां पर कोई प्लानिंग तो थी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था, कोई किसी को कोई कहीं पेड़ काट रहा था, कोई अपना पेड़, अपने जंगल काट रहा था, कहीं अपनी खेती की जमीन बढ़ा रहा था, कुछ भी यहां पर पॉसिबल था उस समय। लेकिन ब्रैंडिस ने एक सोचा कि देखिए, जो संरक्षण विज्ञान है उसके लिए लोगों को हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और जंगलों का जो प्रबंधन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कहे मैनेजमेंट है, उसके लिए बाकायदा एक एक तंत्र स्थापित करना पड़ेगा, व्यवस्थित बिल्कुल प्लान तरीके से एक खाका बनाना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको जंगल वंगल में कुछ करना है तो। नए नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर पेड़ों की कटाई हो रही है या पशुओं की चरवाही हो रही है तो इसकी पाबंदी भी लगानी पड़ेगी, ताकि जो लकड़ी का उत्पादन है उसके लिए जंगलों को आरक्षित किया जा सके। और ये एक चित्र है जिसके बारे में आगे भी मैं डिस्कशन करूंगा। ये इटली में टस्कनी में पॉपुलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है। तो हुआ ये कि जंगलों को जो नेचुरल था उसको साफ किया गया, और उसके बाद वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की जा रही है, ये सीधे सीधे पेड़ लगाए गए, क्योंकि पॉपुलर का पेड़ बहुत पॉपुलर है। कैसे? क्योंकि इसकी लकड़ी बड़ी अच्छी बिकती है और इसका बड़ा फर्नीचर वगैरह में यूज आता है, बहुत जगह इसका यूज आता है। तो अगर कोई भी जो ये ब्रैंडिस साहब ने सोचा, ड्राइटिस साहब ने, कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसकी अवमानना करेगा या फिर इसको मना करेगा तो फिर उसको सजा भी दी जाएगी। तो उन्होंने, ब्रैंडिस साहब ने 1864 में भारतीय वन्य सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी स्थापना की। और फिर जो वन अधिनियम बना 1865 में, उसमें भी बड़ा इनका एक तरीके से रोल था। अब इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि FRI देहरादून में है, अब 1906 में इसकी स्थापना हुई देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी उसको कहा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, या कहें वैज्ञानिक वानिकी। ये आज के जो विशेषज्ञ है इसे सही नहीं मानते, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसके नाम पर होता क्या था? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर जो प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जहां पर विविध प्रजाति के फ्लोरा फौना यानी कि पेड़ पौधे पक्षी जानवर हैं, उनको साफ कर दिया जाता था। और जो अभी मैंने इटली का चित्र दिखाया आपको, यानी कि यहां पर बिल्कुल सीधी सीधी पंक्ति में पेड़ लगाए जाते थे, इसको बागान कहा जाता था। वन विभाग के जो अधिकारी है ये सर्वेक्षण करते थे और बाकायदा नाम करते थे, वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई गई, और ये भी तय किया गया कि बागान के लिए कितने जंगल को काटा जाए, और जो कटाई के बाद जो खाली जमीन है उसमें पेड़ लगाने हैं, और उसके बाद पुनः कटाई के लिए, दोबारा कटाई के लिए कब तैयार होंगे, बाकायदा इसकी एक लेखा जोखा बनाया गया। ये इसका चित्र है जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून में बता रहा हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, कभी आप गए जाइए तो देखिए। और यहाँ पर एक वो भी है, म्यूजियम भी है, अलग अलग जो पेड़ हैं पौधे हैं उनका बहुत अच्छा म्यूजियम भी है। अब 1865 के बाद इसमें जो वन अधिनियम है, जो फॉरेस्ट्री कानून में, एक समझ लीजिए, उसमें दो बार संशोधन या अमेंडमेंट किया गया, 1878 में, फिर 1927 में। अब जो 1878 का जो चेंज हुआ या फिर अमेंडमेंट हुआ, उसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया इन्होंने, एक आरक्षित, एक सुरक्षित और एक ग्रामीण। अब आरक्षित जो वन है ये सबसे अच्छे जंगल है,
गांव वाले जो वहां के नेटिव्स हैं, आदिवासी, वो यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो अपनी जंगलों से लकड़ियां ला सकते हैं या कोई जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सुरक्षित और ग्रामीण की बात करें तो वहां से वो घर बनाने के लिए ईंधन और या ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते थे। फिर से मैं बताऊं, वैज्ञानिक वानिकी ये होता है कि जो पेड़ों की कटाई है वन विभाग द्वारा, खासतौर पर जो पुराने पेड़ हैं उनको काटना है और नए और उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने हैं। इसीलिए कई लोग इसका बोलते हैं कि ये पद्धति ठीक नहीं है या ठीक नहीं थी। तो ये सब जब हुआ तो लोगों के जीवन कैसे प्रभावित हुआ, एक अच्छा जंगल होना कैसे चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा थी। ग्रामीणों की अलग अलग जरूरत है। जैसे ग्रामीणों की क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। वो चाहते हैं कि ईंधन हो, चारे के लिए, और जो पत्ते हैं, जो जो उनकी जरूरतें हैं, पेड़ों की जरूरत है, वो उससे पूरा करें। वन विभाग की अलग जरूरतें हैं, उनको जहाजों के लिए लकड़ी भेजनी है, रेलवे के लिए लकड़ी भेजनी है। ऐसी उनको लकड़ियां चाहिए जो बिल्कुल सख्त हो, लंबी हो, सीधी हो, क्योंकि आप जब बनाएंगे स्लीपर तो कैसी लकड़ी चाहिए आप। तो उन्होंने क्या किया, जो वन विभाग वाले हैं, उन्होंने सागौन और साल, ये ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी जितनी भी किस्में उनको काट डाला। अब वन जो इलाके हैं इसमें, जैसे मैंने बताया, कंदमूल है, पत्ते, बहुत सारे वन उत्पाद हैं, लोग उसे यूज करते हैं। फल और कंद बहुत पोषक होते हैं, खासतौर पर जब मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर ना आई हो तो जंगल से चीजें आती हैं। जड़ी बूटियां हो गई, लकड़ी हल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, बांस के लिए बांस यूज करते थे बाड़ बनाने के लिए, छतरी और टोकरियां बनती थी बाकायदा इनसे, और जो लौकी होती है उसको बकायदा सुखाया जाता था, उसको बॉटल की तरह यूज किया जाता था पानी पीने के लिए। तो जंगल में लगभग सभी कुछ था। पत्तों को जोड़ के अगर आप देखें तो दोने पत्तल बनाए जाते थे कि खाइए, और उसको मतलब डिस्पोजेबल तरीके से। रस्सियां बनाई जाती थी सियादी से, जो बोहीरिया वाहिली, इनकी जो लताएं हैं, ये जो लताएं कहते हैं, जब जो पौधे हैं ना, जो सीधी 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 करके इससे बढ़ जाते हैं। अंगूर और आपने कुंदरू उंदरू के देखे होंगे। सेमूर है सूती रेशम, इसकी जो कांटेदार छाल है, सब्जियां इससे छिली जाती थी। महुए के पेड़ है, उससे खाना बनाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। यानी कि बहुत सारी चीज जंगल से मिलती थी। यहाँ पर देखिए सूखे हुए तेंदुए के पत्ते दिख रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तेंदुए के पत्ते से अपनी आजीविका कमाते थे। जब वन अधिनियम हुआ या लागू हुआ तो उसके कारण जो ये गांव वाले, जिनको सब चीजें गांव से मिलती थी, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। लकड़ी नहीं काट सकते, पशु को नहीं चरा सकते, कंद मूल फल ये इकट्ठा नहीं कर सकते, ये सब गैर कानूनी हो गया। अब क्या करेंगे, जंगल से लकड़ी चुराएंगे, और अगर जंगल ऐसा लकड़ी चुराते हुए पकड़े गए, या तो कानून के अंतर्गत उन पे कुछ होगा, या फिर वो वन रक्षक है उनसे घूस लेंगे। तो इस तरीके से लोगों को दिक्कतें शुरू हुई। अब वनों के नियमन, यानी कि जो वन नियम बने, वन अधिनियम बने, उससे खेती कैसे प्रभावित हुई। इसमें हम थोड़ा बाहर की भी बात करेंगे, हिंदुस्तान के अलावा सब जगह की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पहले आपको मैं एक चित्र दिखा दूं। ये है खलियानों से अनाज लाते हुए जो लोग दिख रहे हैं, टोकरियों में, पुरुष टोकरियों में अनाज ला रहे हैं। पुरुष जो है अपने कंधों के आर पार एक छड़ी, इस तरीके से छड़ी लटकाते थे, और जो औरतें हैं इन टोकरियों को अपने सिर पर रख लेती थी। इस तरीके से ये लोग ले जाना करते थे। ये उस समय का चित्रण दिखा रहे हैं कि जो लोग आदिवासी, देखिए इन्होंने क्या पहन रखा है, कि कपड़ा आगे लगा रखा है, यानी कि वही आदिवासी थे लोग, वहां के लोग हैं जो बहुत नॉर्मल जिंदगी जीते थे, जंगलों से जीते थे, जंगलों में ही रहते थे खासतौर पर। अब वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। खास तौर पे जो घुमंतू लोग हैं, नोमैडिक लोग जो हैं, यहां से वहां जो जाते थे, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर आप एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई ऐसे भाग देखें, वहां पर ये परंपरागत तरीका है घुमंतू खेती। अगर इसके मैं आपको स्थानीय नाम बताऊं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग इसे कहते थे, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं, अफ्रीका में इसे चितमेन या तावी, श्रीलंका में इसे चेना। हिंदुस्तान की बात करें तो घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी, ये बड़े स्थानीय नाम थे। तो घुमंतू में क्या होता था कि जंगल के कुछ भागों को बड़े बारी बारी से काटा जाता था और उसे जला दिया जाता था।
उसके बाद जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती थी, इस राख में बीज बो दिए जाते थे और फिर अक्टूबर नवंबर तक इनकी फसल ले ली जाती थी। अब इन खेतों पर जो 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता था और फिर यहाँ फिर से जंगल आ जाते थे। तो ये जो भूखंड है, इनमें मिश्रित फसलें उगाई जाती थी, यानी एक फसल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ फसल। जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका में देखें तो मक्का और फलियां। लेकिन यूरोपीय वन रक्षक जो थे, उनको लगा कि ये तरीका तो नुकसानदेह है। उपनिवेशवाद अध्याय 4 देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि वनों के जो नियमन हुए, यानी कि वन प्रबंधन के लिए वन विभाग बनाया गया, उससे खेती कैसे प्रभावित हुई। तो जो लोग खास तौर पे घुमंतु थे, उन पे बड़ा असर पड़ा। यूरोपियों ने ये सोचा कि ये जो नुकसानदेह तरीका है, इस तरीके से तो जो इमारती लकड़ी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये क्या करते थे, जला देते थे। वहां के जो आदिवासी है या फिर जो खेती करने वाले हैं, वो जला देते थे और उसके बाद इसमें खेती करके 12-18 साल के लिए इसको छोड़ देते थे। और जंगल जब जलाया जाता था तो उसमें ये भी होता था, उनका यूरोपियों का सोचना था कि जो बेशकीमती इसमें पेड़ है वो तो आते ही आते हैं चपेट में, बल्कि अगर जंगलों में आग लग जाए उसका भी खतरा है। और सबसे बड़ी बात कि प्रबंधन में दिक्कत आती थी कि सरकार लगान कैसे, या फिर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसका हिसाब कैसे करे। इसीलिए जो घुमंतु खेती है, पहले तो उसको रोक दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो समुदाय जंगलों पे पूरी तरह आश्रित थे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, विस्थापन उनका हुआ और कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और छोटे बड़े विद्रोह भी हुए। हम ऐसे एक विद्रोह के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर है, मछली पकड़ रहा है। किस तरीके से लोग, जो वन संपदा है जिसमें नदी भी आती है, लेक भी आते हैं, आसपास के समुद्र भी आते हैं, तो उसमें ये मछलियां पकड़ते थे। तो शिकार की आजादी किसे थी? अब आप देखेंगे कुछ ऐसे चित्र हैं इसमें। जंगल संबंधी जो कानून थे, वनवासी तो उससे प्रभावित हुए ही हुए। अब वन कानूनों से पहले जंगल या उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो छोटे बड़े शिकार करते थे, जैसे हिरन का कर लिया, तीतर का कर लिया, उससे उनका खान पान हो जाता था। लेकिन अब ये जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल प्रथा थी, वो गैर कानूनी हो गई। अगर कोई भी शिकार करता हुआ पाया गया तो उसे दंड दिया जाने लगा। तो जहां पर ये लोग वंचित हो गए इस चीज से, परंपरागत जो वो काम किया जा रहे थे, वहां जो बड़े जानवर हैं उनका निशाना या उनका आखेट, ये इन लोगों के लिए, खास तौर पे जो औपनिवेशिक लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खेल बन गया। हमने पहले देखा है कि जो दरबारी है, नवाब है, उनके वो बाघ और बड़े बड़े जो जानवर हैं उनका शिकार करते थे। मुगल कला कृतियों में आपने शहजाद, सम्राट, उनको शिकार का मजा लेते हुए देखा है। उनके महलों में आपने टाइगर या बड़े बड़े हाथी दांत देखे होंगे। अब एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि ये नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग साहब है। देखिए कितने सारे बाघ इन्होंने मारे हैं। तो होता यह था कि ये जो साहब लोग हैं यहाँ पर, ये घेर के लाते थे और इनका काम केवल गोली चलाना होता था। और फिर ये जो चित्र है कि हमने इतना बड़ा काम किया, इससे खुश होते थे। तो अंग्रेजों की नजर में जो बड़े जानवर है, जंगली, बर्बर होते हैं और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह है। उनका ये माना था कि जो खतरनाक जानवर है उनको मार देंगे तो हिंदुस्तान बड़ा सभ्य बन जाएगा। बाघ, भेड़ी और बड़े जानवर जो है उनका शिकार करने पर इनाम दिए जाने लगे, जिनसे उनका ये मानना था कि किसानों को खतरा है। अब आप ये समझे कि ये जो डिसीजन लिया गया, उससे 1875 और 1925 के बीच में इस इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख के करीब भेड़िए मार दिए गए। और फिर भैया खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा शिकार को। अकेले अगर जॉर्ज यूल साहब का नाम लिया जाए, अंग्रेज अफसर थे, 400 बाघों को मारा इन्होंने। तो पहले क्या था कि जो शिकार के लिए कुछ इलाके तो आरक्षित थे, उसके बाद फिर पर्यावरणविद है, संरक्षणवादी, उन्होंने आवाज उठाई, तो फिर थोड़ा मारा जाना कम हुआ। अब जब ये चीजें हुई तो उससे नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं आई।
जंगल पर किनका नियंत्रण हो गया? वन विभाग का। तो उससे लोगों को नुकसान तो हुआ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन कुछ लोगों को नए व्यापार के भी अवसर मिले। कई जो समुदाय है वो अपना परंपरागत पेशा छोड़ के ये जो वन उत्पाद है यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका व्यापार करने लगे। अब देखिए, ये यहाँ ही नहीं हुआ, कई जगह पे ये दिखता है कि अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो 19वीं सदी के मध्य में जो ऊंची जगह है वहां पर रहकर मैनियोक ये उगाने वाले ब्राजीली जो अमेज़न के मोनोदुरुकु ये समुदाय, ये समाज था, इसके लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जो जंगली रबड़ है उसके वृक्षों से जो लेटेक्स निकलता है वो एकत्र करना प्रारंभ कर दिया था। और उसके बाद ये वे एक व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में भी जो वन प्रोडक्ट है या फिर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसका व्यापार कोई पुरानी बात तो है नहीं। अगर मध्यकाल से देखें तो आदिवासी जो समुदाय है उनके द्वारा जो बंजारा समूह जैसे हम कहते हैं वो घुमंतू समुदाय बहुत सारी चीजें लेके आते थे, खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद, राल, ये सब के सबूत भी मिलते हैं। लेकिन अंग्रेज जब आ गए तो उसके बाद व्यापार पे भी उनका नियंत्रण हो गया। उन्होंने क्या किया, एकाधिकार दिया किनको? ब्रिटिश सरकार ने बहुत कई बड़ी जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां हैं उनको स्पेशल इलाके, जो विशेष इलाके उनमें जो वन प्रोडक्ट है यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमने लेटेक्स की बात की अभी, उसका एकाधिकार यानी कि इजारेदारी दे दी। और जो स्थानीय लोग हैं वो ना शिकार कर सकते थे ना पशु चरा सकते थे। इसी प्रक्रिया में अगर देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कोरावा, कराचा, येरुकला ऐसे बहुत सारे चरवाहे हैं, घुमंतू समुदाय थे जो अपनी जो आजीविका है, जहां से वो जीविका कमाते थे, वो हाथ धो बैठे। तो कुछ इनमें से अपराधी कबीले भी कहा जाने लगा उनको। फिर उसके बाद ये लोग उन्होंने क्या किया, सरकारी निगरानी में फैक्ट्री, खदान, बागान इसमें काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। तो काम के जो नए अवसर की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जीवनी में या जीवन स्थिति में बड़ा सुधार हो गया। अब झारखंड के संथाल, उरांव और उरांव जो है, छत्तीसगढ़ के जो गोंड है उसके आदिवासी मर्द और औरतें, इनको आसाम के चाय बागानों में भर्ती किया गया। मजदूरी कम थी, वर्किंग कंडीशन यानी कि कार्य परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं थी, और एक बार वो चले गए तो वापिस आना भी आसान नहीं था। तो ये सब चीजें भी हुई वहां पे। एक वन विद्रोह की हम बात करेंगे। जब चीजें थोपी जाती है ना जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर, तो बगावत की संभावना बढ़ जाती है। अब संथाल परगना में जो सीधू है और कानू, ये छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, और आंध्र प्रदेश में जो अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी जो लोकगीत है, कथाओं में हमें मिलता है कि इनको वाकई में आज भी हम लोग नायक के रूप में देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो वन अधिनियम है या फिर जो इनके ऊपर चीजें थोपी गई थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। एक बस्तर रियासत में 1910 में एक ऐसा विद्रोह है जिसको हम देखते हैं। पहले मैं आपको इसका जरा एरिया बता दूं। ये बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में आता है अभी। तो हुआ ये कि 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत, ये देखिए ये कांकेर है और यहाँ पर आपका बस्तर है, जगदलपुर उसके पास में है। तो ये जो इलाका है ये बॉर्डर इलाका है, तो इसको मिला दिया गया कांकेर के साथ बस्तर रियासत को, और ये पूरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बन गया। तो 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दांतेवाड़ा जिलों में बांट दिया गया। 2000 में ये जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। 1990 का विद्रोह जो कांकेर वन क्षेत्र, जो घेरे में आप देख रहे हैं गोल सा, यहाँ शुरू हुआ। जल्द ही बहुत सारे अलग जो आसपास के राज्य है उसमें भी क्षेत्र में फैल गया। अब सुनते होंगे खबरें, यहाँ पर जो माओवादी है वो सब जो बीज बोए गए वो यहाँ से बोए गए हैं। तो बस्तर छत्तीसगढ़ का, जैसे मैंने बताया कि सबसे दक्षिणी छोर आप यहाँ देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, उड़ीसा यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, और महाराष्ट्र, तो उसकी सीमाओं से लगा हुआ है केंद्रीय पठारी भाग है। और इसी पठार में उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और दक्षिणी में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार जो है पूर्व के से पश्चिम की तरफ बहती है। और बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा ऐसे बहुत सारे जो नेटिव्स है, आदिवासी समुदाय रहते हैं। और अलग अलग जबानें तो हैं लेकिन रीति रिवाज इनके बहुत कॉमन है। बस्तर में लोग ये मानते हैं कि हर एक गांव जो है धरती माँ है, उसके लिए चढ़ाव चढ़ाते हैं, बाकायदा सब भरण पूजन होता है, बड़ी इज्जत करते हैं इसकी।
अगर मान लीजिए अपनी इनकी सीमाएं हैं, चौहद्दी होती है, चौहद्दी मतलब जो चारों ओर की जो हद होती है, तो ये अपने जो चौहद्दी है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। बड़ा ये एक बस्तर में एक सेना का कैंप का चित्र है। लेकिन अगर एक गांव जो दूसरे गांव से कोई चीज लेना चाहता है तो वो उसको थोड़ा सा कर देना पड़ता है कि सबकी कुछ चौहद्दी होती है, सबकी एक सीमा होती है, उसका वो ख्याल रखते हैं, उसकी वो पूजा करते हैं। तो एक छोटा सा शुल्क अदा करना पड़ता है अगर दूसरे चौहद्दी से आप कुछ लेना चाहते हैं, जैसे देवसारी दान या मान कहा जाता था इस शुल्क को। चौकीदार भी रखे जाते थे वेतन के रूप में, थोड़ा थोड़ा अनाज ले लेते थे हिफाजत के लिए। और मैंने जैसे बताया कि काफी यहाँ पर आयोजन हुआ करते थे। अब लोगों के भय क्या थे इसमें? जो औपनिवेशिक सरकार है 1905 में, जब जंगल के जो 2/3 हिस्से हैं उसको आरक्षित उन्होंने किया और घुमंतू खेती जैसे मैंने देखा बताया आपको कि उसको रोक दिया गया, और साथ में जो शिकार है और जो वन प्रोडक्ट्स है यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वन उत्पादों पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। अब ये जब हुआ तो बस्तर के लोग हुए परेशान। अब कुछ गांवों ने कहा कि आरक्षित वनों को इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे। देखिए, कुछ गांव में ये वन रखे गए, लेकिन उसके लिए एक शर्त लगाई औपनिवेशिक सरकार ने कि देखिए जो कटाई ढुलाई का काम है ना वो आप फ्री करेंगे और जंगल को आज से बचाएंगे, यानी कि फ्री लेबर इनसे लिया गया। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। तो बाकी गांवों के लोग जो है बगैर किसी सूचना मुआवजे के हटा दिए गए। अब काफी समय से जो गांव वाले जमीन के जो लगान बढ़े हुए हैं और औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें बिगाड़ कर दिया, चीजों की निरंतर मांग से वो बड़े त्रस्त थे। तो इससे फिर यहां तक तो ठीक था, लोगों के अंदर एक ग्रसित भावना तो थी। उसके बाद अकाल आया 1899 से 1900 और फिर 1907 से 1908। बस यही चीज ने चिंगारी का काम किया। वन आरक्षण उसके बाद जो हुआ उसने तो और चिंगारी को भड़का दिया। तो लोगों ने बाजारों में त्योहार के मौके पर जहां जहां कई गांव के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते थे वहां पर इस पर डिस्कशन करना शुरू हुआ। और कांगेर मैं बता रहा हूं, वनों के जो धुरवा समुदाय है इसमें ये इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था, वन आरक्षण। अब इनका कोई नेता तो था नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो नेथानार गांव के गुंडा धूर इसको इस आंदोलन का नेता या कहें कि अहम शख्सियत मानते हैं। तो 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। ये गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश देते थे और हर एक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब सबने मदद की। बाजार लूट लिए गए, अफसरों व्यापारियों के घर, स्कूल, पुलिस थाने इनको लूटा गया, जला दिया गया। अनाज का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पुनर्वितरण किया गया। और जिन पर हमले हुए थे उनमें से ज्यादातर लोग या तो औपनिवेशिक राज्य के थे, उस रिजीम में थे, या फिर किसी न किसी तरीके से जो कानून है, दमनकारों का कानून है, उससे कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए थे। अब एक चश्मदीद गवाह है जिन्होंने ये देखा, मिशनरी विलियम वार्ड, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर से चला आ रहा था। अब अंग्रेजों ने कुचलना तो था ही, तो बगावत के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी बात करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको तंबुओं में घेर कर गोली चला दी। बस इसके बाद बगावत में जो भी लोग थे वो लोगों पर वो कोड़े बरसाते थे, सजा देते थे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भाग के जंगल चले गए। तो अंग्रेजों को फिर नियंत्रण पाने में 3 महीने का समय लग गया। ये जो चीज बड़ी थी फरवरी से मई तक। फिर भी ये जो गुंडा दूर है जिसका मैंने नाम लिया उसको कभी पकड़ नहीं सके। अब विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत क्या थी इसमें, कि ये जो आरक्षण है ना, वन आरक्षण, उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना के लगभग आधा कर दिया गया। तो बस्तर में जो जंगल है, लोगों की ये कहानियां खत्म नहीं होती है। आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने, जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए जो आरक्षित रखने की नीति अब कायम रही। 1970 में जो दशक है उसमें विश्व बैंक ने यह प्रस्ताव रखा कि जो कागज उद्योग है उसको नकदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए। लेकिन इसका विरोध हुआ, पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया, तो ये परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है रोक लिया गया। अब थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं, वहां से भी आपको काफी चीजें पता चलेगी। क्योंकि जावा, मैं पहले इसका जरा चित्र दिखाऊं आपको। ये इलाका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इलाका है जावा। ये है इंडोनेशिया का पूरा इलाका मैं दिखा रहा हूं, इसमें ये जावा है। और ये जो पीले में देख रहे हैं ये डच यानी कि हॉलैंड, नीदरलैंड, इनकी कॉलोनीज थी।
और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके अंग्रेजों की कॉलोनी थी। और उसके बाद फिर जापानी भी आए। तो इंडोनेशिया में ज्यादातर जो जंगल है, सुमात्रा आपका यहाँ हो गया, और जो कालीमांतान और पश्चिमी जो इरियान है इसमें स्थित है। जावा ही ये जगह है जहां पर डचों ने अपनी जो वैज्ञानिक वानिकी है उसकी शुरुआत की। अब ये जो द्वीप है चावल उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है, जावा। कभी ये पूरा सागौन के जंगलों से ढका रहता था। तो इसका चित्र दिखाने का मकसद यही है कि आप समझ पाए कि किस इलाके की बात हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चावल उत्पादन के लिए आज जावा सबसे मशहूर है, लेकिन ये वनों से आच्छादित था। जैसे हमने देखा सागौन के वनों से आच्छादित था। तो इंडोनेशिया के ऊपर डच का शासन था। डच यानी कि जो हॉलैंड, नीदरलैंड आज है। तो कैसे हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के जो वन कानून है उसमें बहुत सारी समानताएं थी, सिमिलरिटी थी। तो इंडोनेशिया में जावा वो क्षेत्र था जहां डचों ने वन प्रबंधन यानी कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी शुरुआत की। अब उनको भी लकड़ी चाहिए थी जहाज बनाने के लिए। अब सन 1600 में जावा की जो अनुमानित आबादी थी वो 34 लाख थी। लेकिन जो उपजाऊ मैदानों में बहुत सारे गांव थे, पहाड़ों में भी घुमंतु खेती करने वाले बहुत सारे समुदाय रहते थे यहाँ पे। जावा में लकड़हारे जो लकड़ी काटते थे उनका बहुत ज्यादा इज्जत थी कि जावा में जो कलाग समुदाय है उसके लोग बहुत बढ़िया स्किलफुल लकड़हारे थे और घुमंतु किसान भी थे। इससे यह महत्व आका जा सकता है कि जब 1755 में जावा की माताराम रियासत को बटी तो यहाँ के 6000 जो कलांग परिवार है उनको बराबर 3000 इधर 3000 उधर बांट दिया गया। तो उनका कौशल ये था, तो उसके बगैर तो सागौन की कटाई कर राजाओं का महल तो नहीं बन सकता था। तो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों का पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तो उनका भी ये कोशिश थी कि भाई कलांग उनके लिए काम करे। तो 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया, इसका प्रतिरोध किया, लेकिन ये विद्रोह दबा दिया गया। एक चित्र देखिए, जंगल में सागौन की लकड़ियों को ले जाती है ये मालगाड़ियां आपको दिख रही है। ये औपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर था। तो डच वैज्ञानिक वानिकी, जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जारी हुआ, ये करना जरूरी लगने लगा कि तो डच उपनिवेशकों ने जो जावा है उसमें वन कानून लागू कर दिया। अब बंदिशें थोप दी वहां के ग्रामीणों को। नाव या घर बनाने जैसे बहुत जो मुख्य उद्देश्य है, इसके साथ सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वहां भी कड़ी निगरानी थी, क्योंकि जो घर और खास उद्देश्य है उसके लिए अलाउ किया इन्होंने। अब ग्रामीणों ने जो मवेशी चराने हैं या लकड़ी ढोना है या जंगल में गुजरने वाली जो सड़क है उस पर घोड़ा गाड़ी चलाना है, जानवरों पर चढ़कर आना जाना है, ये सब डच लोगों ने ये बिल्कुल मना कर दिया और इसके लिए दंड दिया जाने लगा। वहां पर भी जहाज और रेलवे लाइनें बनी तो वन संपदा और वन सेवाओं को लागू करना जरूरी हो गया वहां जो औपनिवेशिक सरकार है उसके द्वारा। तो 1882 के में अकेले जाओ में ही 2,80,000 इतने सारे स्लीपरों का निर्यात किया गया, निर्माण किया गया पहले, फिर निर्यात किया गया यानी एक्सपोर्ट। अब आप सोचिए, पेड़ काटना, लट्ठों को ढोना और जो स्लीपर है उसको तैयार करने के लिए आवश्यकता तो होगी श्रम की, लेबर की। तो डचों ने क्या किया, पहले तो जंगलों में जो खेती की जमीन है उस पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इसके लिए छोड़ दिया, शर्त से मुक्त किया कि वो क्या करेंगे कि एक तो हम पेड़ काटने में सामूहिक रूप से मदद करेंगे और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराएंगे और ये सब काम मुफ्त में करना है। इस व्यवस्था को उन्होंने कहा ब्लैंडोंग डिएनस्टेन। बाद में जो वन ग्रामवासी है उनके लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना उनको दिया जाने लगा, लेकिन जो वन भूमि है उस पर खेती करने के लिए उनके अधिकार बहुत लिमिटेड कर दिए गए, सीमित कर दिया गया। एक सामिन की चुनौती समझने की कोशिश करें। सन 1819 के आसपास जो सागौन के जंगल है उसमें स्थित एक गांव है रांदू ब्लातू, इसके निवासी सुरोंतिको सामिन, इसीलिए हम इनको सामिन की चुनौती कह रहे हैं। उसने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा किया। उसका यह तर्क था क्योंकि हवा है, पानी है, जमीन, लकड़ी, ये राज्य की बनाई हुई तो नहीं है, इसका अधिकार उनके पास कैसे हो सकता है। आंदोलन बड़ा व्यापक था। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी था। तो 1907 तक 3000 परिवार उसके विचार से
अफेक्टेड थे, मतलब इन्फ्लुएंस थे, और वो मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो जो सामीनवादी है लोग, उन्होंने जमीन पर लेट कर अपना विरोध दर्ज किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर युद्ध और विनाश। अब विश्व युद्ध चल रहा था, पहले और दूसरे विश्व युद्ध पर जंगलों पर भारी असर पड़ा। जितने भारत में अब देखें तो तमाम चालू जो कार्य योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उसको स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जो जंग के लिए जरूरत है उसके लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा की हम बात कर रहे थे, जावा पर जापानियों ने कब्जा करना था, उसके ठीक पहले डचों ने क्या किया, उन्होंने कहा भस्म करो भागो, यानी कि स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी कि आरा मशीन, सागौन, विशाल जो लट्ठे थे उन सबको जला दिया गया ताकि वे जापानियों के हाथ में ना आए। इसके बाद जापानियों ने क्या किया, वनवासी जो है उनको जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए उन्होंने भी जंगलों का दोहन किया, निर्मम दोहन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। बहुत सारे गांव वालों ने भी क्या किया कि इस अवसर का लाभ उठाया और खेती का विस्तार किया उन्होंने। तो जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब वानिकी में क्या बदलाव आए? 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की जो सरकार है उनको यह समझ में आने लगा कि जो वैज्ञानिक वानिकी है और जो वन समुदाय को बाहर रखने की जो नीति है उससे बार बार लड़ाई होगी, बार बार टकराव होगा। तो इसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप कहिए, वनों से जो इमारती लकड़ी है उसको हासिल करने के बजाय जो जंगलों का संरक्षण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। सरकारों ने ये मान लिया था कि अगर ये लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए जो वन प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि ग्रामीणों ने सरना, देवरारुकुरु, कानराई इन नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी स्वयं रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी खुद ही करते थे और हर परिवार बारी बारी अपना योगदान देता था। तो स्थानीय वन समुदाय और जो पर्यावरणविद है अब वन प्रबंधन के जो वैकल्पिक तरीके हैं उसके बारे में सोचने लगे हैं, उसी के बारे में काम चल रहा है। ये देखिएगा, ये डच औपनिवेशिक शासन के अधीन जो रैमबैग है उसमें ये लट्ठों का गोदाम है। तो ये बात हुई कि किस तरीके से वनों पे, वन संपदा पे असर हुआ और कॉलोनीज ने क्या किया, खासतौर पे रेलवे के लिए और जहाज बनाने के लिए किस किस तरीके से दमन हुआ, लोगों ने किस तरीके से रिटेलिएट किया और आखिर में लोगों को क्या समझ में आया और आज की परिस्थिति क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।